जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा एक 18 किलोवाट का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले मैं उस पर कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूं कि स्ट्रक्चर कैसे इंस्टॉल हुआ है और मॉड्यूल कैसे असेंबल हुआ है। लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उसमें कौन सा इक्विपमेंट लगा है, कौन सा पार्ट्स लगा है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वर्टर कितने किलोवाट का है, मॉड्यूल कितने वाट पीक का है, मॉड्यूल का क्या है क्वांटिटी, अर्थिंग, कौन सा डीसी केबल जो लगा है कितने स्क्वायर एमएम का है, एसी केबल का क्या स्क्वायर एमएम है, अर्थिंग का क्या स्क्वायर एमएम है, एलए क्या है, अर्थिंग कितना है, क्वांटिटी स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। उसके साथ साथ एक एक्सेल सीट भी आपको शेयर करूंगा कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हो या आप सीखना चाह रहे हैं या आप इंटर्नशिप हैं तो उस एक्सेल सीट से आप इलेक्ट्रिकल से लेकर स्ट्रक्चर तक कंप्लीट आप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन्वर्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है, एसएलडी कैसे डिज़ाइन होता है, प्लांट कैसे डिज़ाइन होता है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों प्लांट पे। दोस्तों प्लांट पे जाने से पहले कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं न्यू अपडेट शेयर करूं तो आप ये नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं दोस्तों प्लांट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया हूं इन्वर्टर नंबर 17 पे और ये है डीसीडीबी। डीसीडीबी को दूसरे लैंग्वेज में एसएमबी बोल सकते हैं, एसएमबी बोला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है ये इन्वर्टर और एसएमबी, उसके साथ साथ जो तीसरा होता है मेरा इन्वर्टर के बाद वो है एसीडीबी। तो एसीडीबी का थोड़ा सा प्रोसीजर ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं वो जो शेड के नीचे ये साइड शेड के नीचे आप देख सकते हैं वो है एसीडीबी। तो एसीडीबी पे मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये डीसीडीबी और इन्वर्टर के बारे में बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये जो सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट से जो आप दो वायर देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव का एक स्ट्रिंग बनता है। स्ट्रिंग डिसाइड किया जाता है कि आपका इलेक्ट्रिकल के डेटा के हिसाब से, मतलब जो इफ़िशियंसी होता है मॉड्यूल का, उस इफ़िशियंसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि स्ट्रिंग का कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल का स्ट्रिंग बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिकली जो मेरे कहने का मेन पर्पस ये है कि इन्वर्टर से पहले एसएमबी का यूज होता है, एसएमबी से पहले मॉड्यूल का यूज होता है। तो सोलर में जो प्रोसीजर होता है इंस्टॉलेशन का वो होता है, आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला पॉइंट होता है मॉड्यूल के बाद एसएमबी, जो ये आप देख सकते हैं डीसीडीबी है। डीसीडीबी के बाद इन्वर्टर के बाद एसीडीबी, एसीडीबी के बाद आपका जो उनका एलटी पैनल है वहाँ तक आ गया। एलटी पैनल, इन्वर्टर, नेट मेटरिंग, ये बाद का बात हो गया। लेकिन जो पहला प्रोसीजर होता है मॉड्यूल का कैलकुलेशन। तो मॉड्यूल के कैलकुलेशन में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कि इलेक्ट्रिकल डेटा के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल का एफिशिएंसी होता है उस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि आपके स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आना चाहिए। आप वहाँ देख सकते हैं इन्वर्टर 17, स्ट्रिंग 5, टेबल 5। इसका मतलब ये है कि जो इन्वर्टर नंबर है वो 17 नंबर इन्वर्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग ये बता रहा है कि स्ट्रिंग है वो है 5, स्ट्रिंग 5 नंबर का है। और टेबल कितने टेबल को सिलेक्ट करना है तो टेबल नंबर 5 है। आप देख सकते हैं एक एसीडीबी में, अब नियरेस्ट में आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है क्योंकि मिट्टी बारिश होने की वजह से ना, बारिश नहीं, ये जो धूल उड़ा है ना उसके वजह से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टर 17, स्ट्रिंग 5, टेबल 5। तो एक एसएमबी में
जो स्ट्रिंग का नंबर ऑफ मॉड्यूल कनेक्ट है वो है 8 स्ट्रिंग है। 8 स्ट्रिंग नेगेटिव, 8 स्ट्रिंग पॉजिटिव। और एक स्ट्रिंग में दोस्तों जो मॉड्यूल का कैलकुलेशन होता है लगभग 18 मॉड्यूल है। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बना है, एक 19 का स्ट्रिंग है और एक 18 का स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे 18 का स्ट्रिंग है क्योंकि 19 का स्ट्रिंग नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ मैं आ गया हूँ। इन्वर्टर 1 से लेके इन्वर्टर 8 तक स्ट्रिंग 19 का है और इन्वर्टर 9 से लेके 22 के बीच में स्ट्रिंग 18 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रिंग यहाँ पे आया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाता हूँ, स्ट्रिंग 1 लेके चलता हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये एक स्ट्रिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव लेके चलता हूँ, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर 17 स्ट्रिंग 1 पॉजिटिव और इन्वर्टर 17 स्ट्रिंग 1 नेगेटिव। तो दोस्तों अब चलते हैं, अब लास्ट देखते हैं। लास्ट देखिएगा, ये लास्ट ये है मेरा स्ट्रिंग 8 पॉजिटिव और स्ट्रिंग 8 नेगेटिव। तो दोस्तों ये है, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग में 18 मॉड्यूल है, एक स्ट्रिंग में 18 मॉड्यूल है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग 8 स्ट्रिंग है। और यहाँ से दोस्तों क्या है, यहाँ पे एरोप्लेन क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8 का स्ट्रिंग बना है, 8 स्ट्रिंग नेगेटिव और 8 स्ट्रिंग पॉजिटिव। तो एक स्ट्रिंग में 18 मॉड्यूल है, तो उस अकॉर्डिंग 154 मॉड्यूल का एक इन्वर्टर है। मतलब एक इन्वर्टर में एक जो इन्वर्टर का कैपेसिटी है 110 केवीए का है, 110 केवीए का एक इन्वर्टर है, तो 154 मॉड्यूल लगा है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ तक तो मेरा डीसी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 8 वायर ये 8 वायर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों को कनेक्ट करके डीसी यहाँ तक आया है, डीसी करंट यहाँ तक आया है। अब यहाँ से आप देख सकते एक जो चेंजर लगा हुआ है फोटो वोल्टिक का, यहाँ से एक एसी वायर गया है, डीसी वायर गया है, दोनों का कंबाइन करके एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव निकाल के आप देख सकते हैं एक ग्रीन टेप से कनेक्ट है, एक रेड टेप से। ये 2 वायर कनेक्ट होके ये कंड्यूट ट्यूब से इन्वर्टर में कनेक्ट हुआ है। ये 25 स्क्वायर mm का केबल है, कॉपर केबल है, और ये 25 स्क्वायर mm का कॉपर केबल कनेक्ट है इन्वर्टर से। अब यहाँ तक दोस्तों क्या है, डीसी आया, डीसी एसएमबी से इन्वर्टर में कनेक्ट हो गया। अब इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर बेसिकली क्या करेगा कि जो उसका डीसी करंट है उसको कन्वर्ट कर देगा एसी में। अब यहाँ से आप यहाँ तक कोई भी एसी का काम नहीं कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हैं या कोई भी चीज़ चला नहीं सकते हैं, जैसे टीवी एलईडी जितने भी चीज़ है लाइट वगैरह, एसी वाली लाइट ऑन नहीं यहाँ पे रन करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से आपका ये इन्वर्टर 17 में कनेक्ट हुआ, ये भाई साहब क्या किया, ये आपको एसी में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। अब आप इसका जैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप टीवी चलाना चाहते हैं, फ्रिज चलाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं, या जो चीज़ करना चाहते हैं चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एसी आया, अब एसी ये कनेक्ट हो गया एसीडीबी में, एसीडीबी सप्लाई करेगा मीटर में, मीटर सप्लाई करेगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर सप्लाई कर देगा वीसीबी में, वीसीबी सप्लाई कर देगा गवर्नमेंट को दे देगा, भाई गवर्नमेंट यूज करना है कर लो, जितना आप खपत करना है, जितना मैं सप्लाई करूँगा आप लेते रहो। ये काम है सोलर का। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि एसीडीबी, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि
ACDB इन्वर्टर के बाद जो ACDB यूज करते हैं वो क्या काम करता है, क्या यूज होता है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि DC से यूज नहीं कर सकते हैं कुछ। DC फ़ैन वगैरह छोटे मोटे चला सकते हैं, कितना यूज कीजिएगा, जब तक धूप रहेगा उतना यूज करेंगे। लेकिन AC यूज करने के लिए क्या है प्रोसीजर, उसका बता दिया हूँ। अब ACDB में ACDB का काम क्या है, उसके बाद मीटर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, VCB का काम क्या है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैं जो आपको डिटेल शेयर किया हूँ ये मोटा मोटी डिटेल है, छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे। इसका अर्थिंग का काम क्या है, हर एक के लिए अर्थिंग अलग अलग है, चाहे वो इन्वर्टर का अर्थिंग हो, स्ट्रक्चर का अर्थिंग हो। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर का अर्थिंग, स्ट्रक्चर का अर्थिंग कैसे किया जाता है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल का अर्थिंग कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं मॉड्यूल को भी अर्थिंग किया जाता है, मॉड्यूल का भी अर्थिंग होता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का भी अर्थिंग होता है, ACDB का भी अर्थिंग होता है। सब चीज़ का यहाँ पे अर्थिंग चाहिए। लाइटिंग अरेस्टर का भी अर्थिंग सेपरेट होता है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये है मीटर रूम, मीटर हो गया, उसके बाद ACDB हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं इसका पर्सनल ACDB है, वो ट्रांसफार्मर है, छोटा ट्रांसफार्मर है, बहुत सारे कंपोनेंट है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो अभी आपको मुझे बताना है कि अर्थिंग का क्या यूज है, अर्थिंग बेसिकली क्यों यूज करते हैं सोलर प्लांट में। तो अर्थिंग के लिए भी बताऊंगा डिटेल से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों क्या होता है ग्राउंड माउंट, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बार ग्राउंड माउंट में एंट्री कर जाते हैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पार्ट मिलेगा सीखने को, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पार्ट मिलेगा सीखने को, सिविल से रिलेटेड सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो बिजली विभाग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सीखने को मिलेगा कि हाँ रियली में प्लांट पे जाने पे ये मिलता है। आप छोटे प्रोजेक्ट में उतना नहीं सीख पाइएगा, जो आप 2 साल 3 साल 4 साल में छोटे प्रोजेक्ट में नहीं सीख पाइएगा, वो आप 6 महीना कोई बड़े प्रोजेक्ट में रह के सीख सकते हैं। लगा हुआ प्रोजेक्ट से भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर में लगा रखे हैं, ACDB DCDB, और जो ट्रांसफार्मर के बाद जो कंपोनेंट लगता है, डिवाइस लगता है, उसके बारे में डिटेल से बताऊं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूं कि ट्रांसफार्मर का क्या है प्रोसेस। दोस्तों अब चलते हैं ट्रांसफार्मर के पास, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। पहले मैं राउंड एक ले लेता हूं, आपको देखने में लगेगा कि हाँ ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर ये है, और जो दूसरा ट्रांसफार्मर है ये छोटा ट्रांसफार्मर है। ये कमीशनिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। जो ये ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा वो बचा हुआ है, लेकिन वो कमीशनिंग हो चुका है, वो टेस्टिंग हो चुका है, वो ओके है। अब ये ट्रांसफार्मर पे वर्किंग चल रहा है कनेक्शन का। तो दोस्तों अब देख सकते हैं, मैं एक बार राउंड घुमाता हूँ, राउंड से ये क्लियर हो जाएगा कि ये लेंथ विड्थ क्या है, इसका फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन हुआ है। फाउंडेशन भी मैंने ही डिज़ाइन किया हूँ, और फाउंडेशन किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है, और क्या इसको डिज़ाइन करने में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है, वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको इजीली बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्शन है, ये ACDB से आया है, पूरा ACDB से पूरा कनेक्शन आया है, और जो भी इसका मीटरिंग इन गोइंग आउट गोइंग का ये है उससे कनेक्ट होके यहाँ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक केबल 95 स्क्वायर mm का है, 4 कोर है, 4 कोर, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 3 कोर है,
95 स्क्वायर mm का 3 कोर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंपोनेंट का कनेक्शन का, यहाँ पे जितने भी लग्स हैं एल्युमिनियम लग है, और ये लग लगाने का क्या प्रोसीजर है, हर एक जो डीसी वायर होता है उसको लगाने का अलग अलग प्रोसीजर होता है। और इसका डिस्क्रिप्शन मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये सिलिका जेल है। ये सिलिका जेल 2 kg इसका वेट है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलिका जेल का अभी ये कलर है। जब ट्रांसफार्मर चलने लगेगा, मतलब वर्किंग होने लगेगा, तो ऐसा कलर हो जाएगा सिलिका का। आप देख सकते हैं, लग रहा है कि यहाँ पे जो पत्थर है और वो दोनों का कलर सेम लग रहा है। और ये एक्चुअल कलर ये है, रिप्लेस हुआ है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे अगर मुझे डिटेल मिल जाता है, ये है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। मेरे पास इसका ये है सॉफ्ट कॉपी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका जो ऑन लोड टैप चेंजर है, ये CTR का, और इसका जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होगा, ये रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर का, अब आपको क्लियरेंस आ रहा होगा। ट्रांसफार्मर का आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड IS 2026 है, और इसका जो लोड है 2500 kVA का है। वोल्ट्स एट नो लोड 11000 HP LV 400, ठीक है। उसके बाद आपको और दिखाते हैं इसका जो कैपेसिटी है, टोटल वेट है, इसका जो फ्यूल का वॉल्यूम है 2500 लीटर का है, और इसका टोटल वेट है 7125 kg। टोटल मास ऑफ ऑयल 2125 kg है, टोटल वेट 7125 kg आ रहा है। सर्वोकॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का है, गाजियाबाद, मेड इन इंडिया है, क्योंकि सर्वोकॉन का अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। तो अब चलते हैं दोस्तों, तो अब आ गया हूँ मैं छोटे ट्रांसफार्मर के पास। आप देख सकते हैं छोटा ट्रांसफार्मर है, और छोटे ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज यहाँ पे है, ये पर्सनल यूज के लिए है। आप वो बड़े ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, वो बड़े ट्रांसफार्मर है, उसका यूज है जितने भी सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, लेकिन उससे पर्सनल यूज नहीं कर सकते हैं। वो ट्रांसफार्मर का पर्सनल यूज नहीं है, वो केवल गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा। उससे मैं कोई सा भी प्लांट पे लाइट ऑन नहीं कर सकता हूँ। बट ये ट्रांसफार्मर का यूज यहाँ पे इसलिए किया गया है कि प्लांट पे बहुत सारे लाइट ऑन करना हो, बहुत सारे डिवाइस चलाना हो, जैसे यहाँ पे जो एस्काडा सिस्टम रन होगा उसके लिए तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर मैं बिजली जनरेट कर रहा हूँ तो क्यों गवर्नमेंट से मैं दोबारा इसका ये करूँ, इलेक्ट्रिसिटी लूँ। तो मैं इसीलिए छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया हूँ, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो मुझे मिलेगा। मैं पर्सनल यूज करूँगा, पर्सनल कंप्यूटर यूज करना है, जितने भी कंप्यूटर लगा होगा वो यूज करने के लिए इसका यूज है। उससे जो बिजली जनरेट होगा और जिसमें एस्काडा भी रन करेगा, वाईफाई रन करेगा, जिसे और चारों तरफ जो लाइट है वो लाइट को जलाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि जो 3.2 मेगावाट पे मेरा जो स्ट्रक्चर लगा है और जो प्लांट का अलाइनमेंट है वो आपको दिखाऊंगा। आप प्लांट का अलाइनमेंट देख सकते हैं, अभी कुछ हरी हरी घास से हो चुका है क्योंकि बारिश हुआ था, और बारिश की वजह से, क्योंकि आप देख सकते हैं मॉड्यूल भी मेरा कितना परफेक्ट है और मॉड्यूल भी क्लीन है। अभी क्लीन करने का कोई ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए घास भी नहीं काटा जा रहा है। ये मंथली घास कटता है, तो एक मंथ में देख रहे हैं 1 से 2 मंथ हो गया है, घास भरा हो गया। ऐसे ये सब देख रहे हैं, ये सब एरिया है साफ़, इसलिए नहीं कट कर रहे, लेकिन एक महीना में ये कटेगा। ये इन्वर्टर लगा हुआ है। आपको अलाइनमेंट दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ नीचे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मेहनत है और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी मैं ऐसा ही नॉलेज परफेक्ट दे दूंगा। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख सकते हैं बार बार ये एरोप्लेन क्रॉस कर रहा है ऊपर से, तो आवाज़ भी डिस्टरबेंस होता है। 1 घंटा में मुश्किल से मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-15 यहाँ से फ़्लाइट क्रॉस कर गया है। मैंने 5-6 वीडियो ऐसी कट कर दिया हूँ इसी की वजह से। आप चलिए आगे आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब सर आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर का देख सकते हैं। ये फेंसिंग है। आज मौसम बहुत सुहाना है और मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली का धूप बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है। देख सकते हैं। हाँ, अभी देखिए दूसरा फ्लैट बस 2 मिनट के बाद ही क्रॉस करने वाला है। देख सकते हैं घास, हरी हरी घासें बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी छोटा सा काम बचा हुआ है यहाँ पे। अब देख सकते हैं वहाँ पे छोटी सी एक रूम, छोटा सा रूम बना हुआ है पोल के पास। वहाँ पे वो पोल हटने वाला है। अभी प्लांट ऑन नहीं हुआ है, प्लांट जनरेशन नहीं दे रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो उसी के कारण ये फंसा हुआ है। गवर्नमेंट काम भी स्लो चलता है, बट अपना काम तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। देख सकते हैं दोस्तों, वो देख सकते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो ब्रेसिंग किया है वो क्रॉस ब्रेसिंग है। बेसिकली स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए यूज किया है। वो बेसिकली यूज होता है स्ट्रक्चर का फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम और लास्ट कॉलम से जो लास्ट में है वो लास्ट कॉलम और लास्ट सेकेंड कॉलम यूज होता है। 2 कॉलम को ही कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे टेबल का साइज है 2x18 और 2x19 का टेबल है। मतलब 2x19 का टेबल, मतलब एक टेबल में 19 मॉड्यूल नीचे और 19 मॉड्यूल ऊपर है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा ही प्लांट पे घुमा घुमा के।
आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सवाल उठता है कि हमेशा ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ये दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। हम अक्सर सबका एक ही सवाल रहता है कि कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपका प्लांट कहाँ पे लग रहा है। हर एक स्टेट का अलग अलग ये है शैडो एनालिसिस करने का। क्यों, क्या होता है, बेसिकली जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना, उसी पे डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं अगर नॉर्थ की तरफ आते हैं, दिल्ली की तरफ, दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली में लैटीट्यूड है 28 डिग्री अप्रोक्स। और यही आप कर्नाटका की तरफ चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, तो आपको वहाँ पे लैटीट्यूड मिल जाएगा 13 डिग्री 14 डिग्री मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली में लगा रहे हैं कि आपका 28 डिग्री लैटीट्यूड है दिल्ली में, तो एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में क्या कहते हैं 2803 मीटर के आसपास स्पेस देते हैं। मैंने एनालिसिस किया हूँ, 2700-2800 mm फ्री हो जाता है, शैडो फ्री जो एरिया हो जाता है। वही आप बेंगलोर में 2800 mm नहीं दे सकते हैं, 2800 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे आपको 1802 मीटर तक आप सफिशिएंट है, आप दे सकते हैं। आपका शैडो फ्री जोन रहेगा, फ्री एरिया रहेगा, एक टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 1800, 1700, 1802 मीटर आप दिल्ली में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लैटीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा। जहाँ पे लैटीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ का टेबल टू टेबल गैप ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे लैटीट्यूड कम होगा वहाँ पे टेबल टू टेबल कम हो जाएगा। यही आप चले जाइए आप बिहार में 30 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा चलता है। अब चलते हैं दोस्तों, अब इन्वर्टर के पास आते हैं। देख रहे हैं अभी 8 मिनट के अंदर में ही ये तीसरा फ्लाइट जा रहा है। 8 मिनट हो गया, 7 मिनट, तीसरा फ्लाइट जा रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रिंग इन्वर्टर है, 100 किलोवाट का डेल्टा इन्वर्टर है। ये SMB है, SMB भी बोल सकते हैं इसको, DCD भी बोल सकते हैं। देख रहे हैं फ्लाइट पे फ्लाइट धुंधला हो गया है। अब चलते हैं प्लांट की ओर। दोस्तों यहाँ पे मार्किंग भी किया गया है, आप मार्किंग भी देख सकते हैं। ये मार्किंग का मतलब क्या है आपको बताऊंगा। ये इन्वर्टर 1 स्ट्रिंग 5 टेबल 5, यहाँ पे कह रहा है कि इन्वर्टर में ये जो टेबल है, ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर में इन्वर्टर 1, वो जो इन्वर्टर 1 है INV, ये इन्वर्टर 1 हो गया। स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं इन्वर्टर 1 S3P पॉजिटिव नेगेटिव, S3 S2 S4 S5 होगा। तो वही आप वहाँ पे S मतलब स्ट्रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं S5 इन्वर्टर 1 S5 पॉजिटिव, इन्वर्टर 1 S5 नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा। और जो टेबल बोल रहा है, टेबल क्या है, टेबल T5 स्ट्रिंग 5 T5 मतलब टेबल जो होगा, एक इधर से देख सकते, काउंट कर सकते, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी, हाँ आप देख सकते हैं एक टेबल कंप्लीट हुआ है, दूसरा टेबल ये हो गया, तीसरा टेबल आगे तक, चौथा टेबल आते हैं उसके अपोजिट में, अपोजिट कर रहा हूँ सामने वाले, अब पांचवा टेबल ये हो गया, तो स्ट्रिंग 5 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये सब बता देता हूँ। बताऊं प्लांट आप देख सकते हैं,
2 4 6 नट बोल्ट के साथ इसको असेंबल किया गया है। यहाँ पे सिंगल नट बोल्ट, यहाँ पे डबल नट बोल्ट। आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं डिटेल से बताऊंगा जब आया हूँ प्लांट पे, तो प्लांट के बारे में बताऊंगा ही। देख सकते हैं क्या अलाइनमेंट है, क्योंकि टेबल अलग अलग है, 20 के बाद 20 अगला टेबल है। चलते हैं आगे की तरफ। आज मौसम बहुत ही सुहाना है और मैं ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ पे जानवर भी है, सांप भी है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा मुझे सही से चलना पड़ेगा। मॉड्यूल देख रहे हैं, बारिश होने की वजह से पूरा क्लीन हो गया। मैं इसका सैटेलाइट भी आपको दिखाऊंगा कि सैटेलाइट से कैसा देखने में लगता है, और जो डिज़ाइन हुआ है वो भी दिखाऊंगा। इसका देख रहे हैं, क्या अलाइनमेंट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको भी देख सकते हैं। ये प्लेन मुझे परेशान कर दिया है, बार बार क्रॉस कर रहा है ऊपर से, आवाज़ ये देखिए। अब चलते हैं, आप देख सकते हैं वो सामने ट्रांसफार्मर के पास कुछ काम हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या हो रहा है। अभी मैं मुआयना करा देता हूं, क्योंकि अभी लंबा सफ़र है। कहा जाता है ना कि दिल्ली बहुत दूर है, वही उसी के फेरा में मैं भी हूँ। प्लांट के स्टार्टिंग पॉइंट में आया हूँ, अब लास्ट पॉइंट में जाता हूँ, तो अभी दूर है। क्योंकि इस प्लांट पे मुझे आए हुए 3 महीना हो गया है लगभग, तो थोड़ा सा घास वगैरह भी ज़्यादा हो गया है, और इसमें कहा जाता है, गार्ड बोलता है कि सांप वगैरह है, थोड़ा सा देख के, तो मैं इसीलिए सेफ जगह से चल रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा 3.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो इतना घास है, और राजस्थान में जो 4600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 4500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, भाडला प्रोजेक्ट है, कर्नाटका का प्रोजेक्ट है, वो सब में कैसे घास वगैरह होगा। राजस्थान में तो कह सकते हैं वहाँ पे घास वगैरह होता नहीं है, रेतीला जगह है, रेत ही रेत है। लेकिन कर्नाटका वगैरह ये सब जगह पे, हिमाचल में ये सब जगह पे तो घास ज़्यादा होता है। इसमें दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 2-4 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको हमेशा कंसीडर करके चलना पड़ेगा, कि बेसिकली क्या पॉइंट है वो जो कंसीडर करना है मुझे। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा 2-4 पॉइंट जो आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन में प्लांट लगा रहे हैं।
आपका प्लांट जो इंस्टॉलेशन होगा वो कौन से स्टेट में हो रहा है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखना पड़ेगा कि कितने लैटीट्यूड आ रहा है, लैटीट्यूड का वैल्यू कितने डिग्री आ रहा है। उस अकॉर्डिंग आप जो सोलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल लगा रहे हैं, मॉड्यूल का टिल्ट एंगल होना चाहिए उस अकॉर्डिंग। अगर आप साउथ की तरफ लगा रहे हैं या नॉर्थ की तरफ लगा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि लैटीट्यूड का वैल्यू कितना आ रहा है, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इतना टिल्ट एंगल रखना है। उसके बाद टिल्ट एंगल आपका डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद देखना है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस मीन्स आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको नियरेस्ट में ले जाके दिखाता हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं। ये जो मॉड्यूल का फ्रंट व्यू है, फ्रंट से ज़मीन के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, इसे बोला गया है ग्राउंड क्लियरेंस। आप शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं GC, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन में लगा रहे हैं। आप जिस लोकेशन में लगा रहे हैं वहाँ पे बाढ़ का कुछ इशू तो नहीं है, फ्लड, पानी तो नहीं भर जा रहा है। उसके बाद वहाँ का मिट्टी क्या है, मिट्टी का जो नमी क्या है, मिट्टी में हमेशा नमी रहता है या पथरीला है, ये क्या है, बालू वाला है। तो उस अकॉर्डिंग आपको मिट्टी का पहले जांच कराना पड़ेगा, सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा कि मिट्टी क्या है। अगर मिट्टी आपका एक तरह से मान लीजिए जैसे ये मिट्टी है तो ये बालू भी नहीं कर सकते हैं और पथरीला भी नहीं कर सकते हैं, ये खेती वाली मिट्टी है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देख लेंगे। अगर पानी नहीं आ रहा है तो आप 500 मिनिमम रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि ग्राउंड क्लियरेंस डिसाइड करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस लोकेशन में पानी तो नहीं जमा हो रहा है। अगर नॉर्मल लोकेशन है जहाँ पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, 3 इंच, 4-5 इंच तक आता है, मतलब 100-200 mm तक आता है, 1 फीट के नीचे ही रहता है, तो आप 500 mm, 1.5 फीट के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। अगर खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 5 फीट, 4 फीट, 5 फीट के आसपास हाइट रखना पड़ेगा। अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, 500 mm मिनिमम चलेगा। उससे नीचे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपको मॉड्यूल असेंबल करने में बहुत परेशानी होगा, आपके जो वर्कर लोग हैं उनको भी इशू होगा, टाइम भी लगेगा। तो मिनिमम 500 mm होना ज़रूरी है। 2 चीज़ कंसीडर हो गया, 2 चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट आते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस करने में, कि जिस लोकेशन में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी पास कर रखा है कि इस स्टेट में इतना विंड स्पीड आता ही है, मतलब आपके स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस होगा इतने विंड स्पीड पे होना चाहिए, मतलब 150, 160, 170 के विंड स्पीड पे होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ मेजर है। अब स्ट्रक्चर को ये 3 चीज़ कंप्लीट होने के बाद अब स्ट्रक्चर को एनालिसिस कीजिए। सॉफ्टवेयर है स्टेड प्रो है, स्टेड प्रो पे प्रॉपर तरीक़ा से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद अब फैब्रिकेशन डिज़ाइन कीजिए। अब दोस्तों रह गया बात फैब्रिकेशन डिज़ाइन करने के लिए आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों ऐसा इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारे वीडियो देखा हूँ जो डिटेल से नहीं बताएगा आपको, बहुत ही शॉर्ट में ही बता के छोड़ देगा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। अगर मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको जितने भी टाइप का है सोलर से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो आपको जितने भी क्या कहते हैं वर्क है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सभी वीडियो प्रॉपर तरीक़ा से बना के आपको शेयर करूंगा। अब देख सकते कितना फिनिशिंग किया गया है। सिंगल कॉलम पे है डबल पोर्ट्रेट, सिंगल कॉलम पे डबल पोर्ट्रेट है, हॉट डीप स्ट्रक्चर है, हॉट डीप प्लस गैल्वेलम है। अब देख सकते हैं इसमें सैग एंगल का भी यूज किया गया है, क्रॉस ब्रेसिंग का भी यूज किया गया। अब क्रॉस ब्रेसिंग देख सकते ये है। अब देख सकते इधर से डबल पोर्ट्रेट है। अभी थोड़ा सा मॉड्यूल क्लीन नहीं है, अभी ये मॉड्यूल क्लीन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी चल रहा है और मौसम चेंज लग रहा है कि हो सकता है तो बारिश हो जाए। आप देख सकते हैं लग रहा है कि बारिश हो सकता है। 2-3 दिन से ऐसा मौसम बना रखा है। अगर बारिश नहीं हुआ तो मैनुअली क्लीनिंग करना पड़ेगा, अगर बारिश हो गया तो क्लीनिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है।
क्लीनिंग करने का एक बार बारिश हो जाने पे तो मॉड्यूल पूरा क्लीन हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, अब इस टेबल देख सकते हैं, टेबल टू टेबल गैप क्या है। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप फ़ोन करके डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा मेरे से बात करने में। उसके साथ साथ फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, तो फैब्रिकेशन के बारे में भी बताऊंगा कि फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाने के लिए आपको कौन से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप कोई सा भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं प्लांट में हूँ। ये अर्थिंग वगैरह हो गया, ये कॉलम टू कॉलम ब्रेसिंग है। थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने कनेक्ट नहीं किए हैं, कोई इशू नहीं, ऊपर कनेक्ट है। स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी भी परफेक्ट है और स्ट्रक्चर का लाइफ हॉट डिप है तो 25 ईयर्स तो चलेगा ही। गैल्वेलम है तो गैल्वेलम में कुछ चेंज होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। स्ट्रक्चर इस बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है कि अगर स्ट्रक्चर में कोई इशू होता है तो ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, अलाइनमेंट देख सकते हैं। स्ट्रक्चर का जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट अलाइनमेंट है। एक टेबल है 19 मॉड्यूल का और 18 मॉड्यूल का, मतलब 18-19 मीटर कवर करने के बाद आप दूसरे टेबल पे ध्यान दीजिए, वो भी एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट है। तो दोस्तों अलाइनमेंट डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे, प्लस जब आपका स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन होता है, स्ट्रक्चर को जब इंस्टॉलेशन के समय में मार्किंग किया जाता है तो वो भी देखा जाता है कि कैसे आप मार्किंग किए हैं, किस बेसिस पे मार्किंग किए हैं, तो आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे की तरफ। अभी मॉड्यूल क्लीन नहीं है, थोड़ा देर पहले बारिश हल्का आया था और तुरंत ख़त्म हो गया। अगर बारिश कंटिन्यू रह जाता तो मॉड्यूल क्लीन हो जाता। दोस्तों एक स्लॉट मैं दिखाया हूँ, आते हैं अब दूसरे स्लॉट की तरफ, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में। एक चीज़ मैंने और बताना चाहता हूँ, ऐसे बता चुका हूँ लेकिन रिपीट करा देता हूँ। ऐसे बता रखा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये गैप एक टेबल से दूसरे टेबल, अगर आप कंसिडर करते हैं कि जो फ्रंट टेबल है, ये फ्रंट टेबल का बैक पोर्शन और बैक टेबल का फ्रंट पोर्शन के बीच में कितना गैप है, वो गैप कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी बता रखा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूंगा कि कैसे डिसाइड किया जाता है। आप एक ही टेबल टू टेबल गैप को हर एक स्टेट में आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते कि अगर मैं साउथ के तरफ 1500 mm गैप लिया हूँ 1800 mm, तो मैं नॉर्थ की तरफ भी जाके दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में चिपका दूँ कि चलो भाई 1500 टेबल टू टेबल गैप देके आप इंस्टॉल कर लो। तो ये आपके लिए बहुत ही घाटा साबित होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम जाएगा। अब कमेगा कैसे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एसीडीबी, डीसीडीबी, ये सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं एक मैं वहाँ पे आप देख सकते हैं एसीडीबी रूम है, एसीडीबी रूम है, ट्रांसफार्मर बगल में है, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे इस प्लांट में कुत्ता है,
अलग अलग कुत्ते का नाम रखा गया है पर्लिन, राफ्टर, कॉलम। बेसिकली क्या है, जो सोलर स्ट्रक्चर में कंपोनेंट का नाम है, वही कंपोनेंट का नाम कुत्ते को ही दे दिया गया है। आप देख सकते हैं वो कुछ कुत्ता है वहाँ पे, वो लोगों का नाम लोग तो नहीं कर सकते, कुछ जानवर है वो। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आप प्लांट पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। थोड़ा सा इसको अगर आप देख सकते हैं,